ना शोर ना हंगामा, बात होगी खबर की, ना इधर की ना उधर की। शाम 7 बजे बात पते की। नमस्कार, मैं हूं राम मोहन शर्मा। सबसे पहले एक नजर आज के टॉप 4 पर। दिल्ली नगर निगम के मेयर के चुनाव के लिए वोटिंग शुरू होने से पहले ही आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षदों में जमकर हाथापाई हुई। दिल्ली के कंझावला केस में दिल्ली पुलिस ने निधि से पूछताछ की, जबकि बाकी के 2 आरोपी भी गिरफ्तार कर लिए गए। उधर जोशीमठ में भूस्खलन के बढ़ते खतरे को देखते हुए एनडीआरएफ को तैनात किया गया है और रूस ने ईसाई धर्मगुरु की अपील पर 36 घंटे युद्ध विराम का ऐलान किया, लेकिन अमेरिका ने इसे पुतिन की चाल बताया। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी सैलानियों को लुभा तो रही है, लेकिन यही बर्फ कई बार उनके लिए मुश्किलें भी खड़ी कर देती है और ऐसे में उनकी मददगार बनती है बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीम, जो बर्फबारी और कड़ाके की सर्दी के बीच जोजिला दर्रे के रास्ते को चालू रखने में जुटी है। श्रीनगर से सोनमर्ग जाने का यही रास्ता है, लेकिन भारी बर्फबारी की वजह से जोजिला दर्रे के आसपास सड़कों पर कई फीट बर्फ जम जाती है, जहां से गाड़ियों का निकल पाना नामुमकिन हो जाता है। ऐसे में सैलानियों की मदद के लिए बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीम पूरी तैयारी के साथ वहां पहुंची। बर्फ हटाने का काम आसान नहीं था, क्योंकि पहाड़ी रास्ते बेहद सकरे हैं और बगल में तेज ढलान। ऐसे में जरा सी चूक भारी पड़ सकती है, लेकिन बीआरओ की टीम की मुस्तैदी के आगे हर मुश्किल हार गई। सबको बताना चाहता हूँ कि जो बॉर्डर रोड्स की कर्मयोगी हैं, उन्होंने बहुत ही कड़ी मेहनत और परिश्रम करके इस रोड को रखा है। आमतौर पर ऐसे मौसम में जोजिला पास जाने वाली ये सड़क बंद कर दी जाती थी, लेकिन इस बार बीआरओ की टीम ने -20 डिग्री तापमान और बर्फबारी के बावजूद इस सड़क को चालू रखा। बीआरओ का कहना है कि उसकी पूरी कोशिश है कि जोजिला पास का ये रास्ता हर मौसम में लोगों के लिए खुला रहे और इसके लिए वो हर मुश्किल से जूझने को तैयार है। जनवरी के मौसम में सर्दी नई बात नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली और उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में जनवरी के महीने में पड़ रही कड़ाके की ठंड ने सबको जमा दिया है। कड़ाके की सर्दी ने जैसे रोजमर्रा की जिंदगी पर ब्रेक लगा रखा है। इसकी तस्वीर दिखी जम्मू कश्मीर के बारामूला में, जहां पाइप के जरिए सप्लाई होने वाला पानी जम गया और लोग पाइप के नीचे आग जलाकर बर्फ को पिघलाते दिखाई दिए ताकि पीने का पानी जुटा सके। काफी मशक्कत और इंतजार के बाद पाइप से जो पानी निकला वो बर्फ के टुकड़ों की शक्ल में था। आजकल लोगों को बहुत मुश्किलात है, सुबह कोहरा होता है, कहां से पानी लाएंगे। बारामूला में सुबह के वक्त न्यूनतम तापमान -7 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया गया। पानी के पाइपलाइन के आसपास की जमीन भी बर्फ से ढकी दिखी। हम गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट से कि इस पानी का किसी इस ढंग से इसकी डीलिंग की जाए, ताकि ये पानी में ना मुलाजमों को प्रॉब्लम आए, ना यहाँ के लोगों को प्रॉब्लम आए। कई जगहों पर पानी के बर्फ बन जाने की वजह से पाइपलाइन तक फट गई, जिससे पानी की धार बहती दिखाई दी। बाद में जल विभाग के कर्मचारियों ने पाइपलाइन में हो रहे लीकेज को ठीक किया, ताकि पानी की सप्लाई चालू रहे। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड और बर्फ ने मुश्किल तो बढ़ाई है, लेकिन इसी बर्फ ने टूरिज्म सेक्टर से जुड़े कारोबारियों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है, क्योंकि बर्फ से भरे पहाड़ों की सैर के लिए सैलानियों का भारी हुजूम कश्मीर घाटी पहुंच रहा है, जिसकी वजह से गुलमर्ग, पहलगाम और श्रीनगर के सारे होटल, गेस्ट हाउस और रिजॉर्ट बुक हो चुके हैं। गुलमर्ग और पहलगाम में स्कीइंग करने पहुंचे सैलानी बर्फ से ढकी चोटियों को देखकर निहाल हैं, तो वहीं श्रीनगर में डल झील पर तैरते शिकारे सैलानियों का मन मोह रहे हैं। कश्मीर बहुत ठंड है, लेकिन बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है। दाल लेक फ्रोजन हो चुका है, हमने फ्रॉस्ट देखा है दाल लेक के ऊपर, वाज जस्ट ब्यूटीफुल। पर्यटन विभाग को भी उम्मीद है कि बीते 2 साल कोविड महामारी ने जो नुकसान पहुंचाया था, इस साल बहुत हद तक उसकी भरपाई हो जाएगी। हमेशा गुलमर्ग जाया करते थे, बट इस बार हमने देखा है कि गुलमर्ग ही नहीं बल्कि और भी बहुत डेस्टिनेशंस जो हैं, जैसे पहलगाम प्रीवियसली विंटर डेस्टिनेशन नहीं माना जाता था, लेकिन पिछले साल भी लोग आए और इस साल बहुत लोग आए। कश्मीर में सैलानियों की भीड़ देखकर स्थानीय व्यापारी भी खुश हैं। पहाड़ों पर गिरी बर्फ का असर मैदानी इलाकों पर भी दिखा। उत्तर भारत के ज्यादातर इलाके भीषण सर्दी की चपेट में। दिल्ली में सुबह की शुरुआत कड़ाके की ठंड और कोहरे के साथ हुई है, जिसकी वजह से सड़कों पर विजिबिलिटी बेहद कम रही और सुबह के वक्त सड़क पर निकले लोगों को एहतियातन गाड़ियों की लाइटें तक जलानी पड़ी। सुबह के वक्त सड़क पर निकले लोगों का भी सर्दी से बुरा हाल दिखा। कल से ज्यादा है ठंड, कल और आज ठंड ज्यादा है। परसों थोड़ा नॉर्मली था, उतना तो नहीं था। दिल्ली में पड़ रही इस कड़ाके की ठंड ने बेघर लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। रैन बसेरों और फुटपाथ पर रहने वाले लोगों ने रात काटने के लिए अलाव का सहारा लिया। बहुत ज्यादा ठंड है, कहीं आग मिल जाए वहीं बैठना है और कहीं नहीं करना है। इस कड़ाके की ठंड से लोगों को बचाने के लिए कई जगहों पर रैन बसेरे बनाए गए हैं, ताकि बेघर लोगों को खुले में रात न गुजारनी पड़े।
मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिन दिल्ली एनसीआर में सर्दी और कोहरे का सितम जारी रहेगा। इसी को देखते हुए दिल्ली में सर्दी का रेड अलर्ट तक जारी किया गया है। मौसम विभाग की ओर से जारी आंकड़े बता रहे हैं कि आज सुबह मैदानी इलाकों का न्यूनतम तापमान पहाड़ी इलाकों से भी कम रहा। देश की राजधानी दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 1.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कई पहाड़ी इलाकों के न्यूनतम तापमान से भी कम है। शिमला का आज का तापमान 4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह राजस्थान में बीकानेर में न्यूनतम तापमान 0 डिग्री रहा, जबकि उत्तराखंड में मसूरी का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रहा। राजस्थान के चूरू में आज का न्यूनतम तापमान 1 डिग्री रहा। वहीं देहरादून में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में न्यूनतम तापमान 0.2 डिग्री रहा, तो वहीं हिमाचल के धर्मशाला में तापमान 5 डिग्री रहा। जयपुर में न्यूनतम तापमान 3.6 डिग्री दर्ज किया गया, तो वहीं नैनीताल में पारा 6 डिग्री के आसपास रहा। कड़ाके की ठंड ने तपते राजस्थान को भी जमाना शुरू कर दिया है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन राजस्थान के कई इलाकों में बर्फ की परत जम गई है। राजस्थान के प्रतापगढ़ में तो खेत की मेड़ और फसलों पर बर्फ जम गई। यहां पिछले 3 दिनों से शीतलहर का दौर जारी है, जबकि आज सुबह जब किसान खेतों में पहुंचे तो देखा कि ओस की बूंदें बर्फ में तब्दील हो गई। प्रतापगढ़ की तरह भीलवाड़ा जिले में भी ठंड ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। यहां घरों की खिड़कियों पर बर्फ जमी नजर आई, जबकि खेतों में भी बर्फ की पतली परत देखी गई। भीलवाड़ा के में पारा 5 डिग्री के नीचे पहुंच गया। यही नहीं, सुबह से ही कई इलाकों में कोहरा भी नजर आया। कड़ाके की सर्दी की वजह से बुखार, सर्दी, जुकाम और खांसी के मरीजों की संख्या भी बढ़ गई है। लेकिन सर्दी के सितम के बीच कानपुर से एक डराने वाली खबर सामने आई, जहां ठंड के मौसम में दिल के मरीजों की जान पर आफत आ गई है और दावा किया जा रहा है कि सर्दी के इस मौसम में कुछ दिनों के भीतर 56 लोगों की मौत हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक कानपुर के हैलेट अस्पताल के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में 4 दिन में 56 मरीजों की मौत हो गई। इनमें से 22 मरीजों की मौत तो गुरुवार को ही हुई। डॉक्टरों का कहना है कि सर्दी बढ़ने के साथ दिल के मरीजों की मुश्किल बढ़ जाती है और हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है। खासतौर पर अगर दिल के मरीज को ब्लड प्रेशर और शुगर की भी शिकायत है तो उनके लिए सर्दी का मौसम खतरनाक बन जाता है। 2 पेशेंट आए थे, मरीज कहने लगते हैं सर्दी लग रही है और गर्म करो, कुछ मरीज कहने लगते हैं गर्मी लग रही है। तो ये बड़ा वेरिएबल यहाँ पे पेशेंट का रिस्पॉन्स रहता है। डॉक्टरों का कहना है कि सर्दी के मौसम में दिल के मरीजों को ठंड से बचना चाहिए। सुबह कोहरे में टहलने से परहेज करना चाहिए, दवाएं नियमित तौर पर लेनी चाहिए और कुछ भी तकलीफ होने पर डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। भारत में सर्दी से लोग परेशान हैं, तो वहीं यूरोप में सर्दी नहीं पड़ने से लोग परेशान हैं। चेक रिपब्लिक के तनवल्द में स्की रिजॉर्ट की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां पहाड़ों की ढलान पर बिल्कुल बर्फ दिखाई नहीं दी, जबकि जनवरी के महीने में दक्षिण पूर्वी यूरोप की पहाड़ियां बर्फ से ढक जाती हैं। लेकिन चेक रिपब्लिक में स्की रिजॉर्ट का हाल कुछ ऐसा था जैसे यहां बर्फ की छींटें गिराई गई हों। कहीं कहीं पर बर्फ छिटकी हुई थी, जबकि ज्यादातर हिस्सा हरी घास से ढका हुआ था, जो आमतौर पर इस मौसम में वहां नहीं दिखती। बर्फ न होने की वजह से इसकी रिसोर्ट का कारोबार ठप हो गया है और टूरिज्म सेक्टर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। To je velká rána teda pro podnikatele tady, který poznávají, lidi ruší rezervace. Netýká se to samozřejmě jenom nás, je to průsek celou Evropou, že इसकी रिसोर्ट में बर्फ न होने की वजह से सैलानी भी नहीं पहुंच रहे हैं। सर्दियों में विंटर स्पोर्ट से ही व्यापार चलता है, लेकिन इस बार तस्वीर बिल्कुल अलग है। इसकी लिफ्ट खाली पड़े हैं और पर्यटन के लिहाज से सबसे व्यस्त रहने वाले दिनों में नुकसान उठाना पड़ रहा है। Lidi je určitě míň, všichni koukají po počasí, takže dnešek třeba jako dotujeme, no, si myslím. चेक रिपब्लिक में इस हफ्ते तापमान 19 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जितना आमतौर पर गर्मियों के मौसम में देखने को मिलता है। चेक रिपब्लिक में ये सर्दियों का सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया। यूरोप में ये मौसम तो ठंड का है, लेकिन वहां रिकॉर्ड गर्मी तोड़ रहे हैं। एल्प्स के पर्वत जो इन दिनों बर्फ से ढक जाते थे, इस वक्त हरी घास से ढके हुए हैं, जो गर्म मौसम में उपजती है और बर्फ के महज निशान भर दिख रहे हैं। स्विट्जरलैंड में एल्प्स पर्वतों की ढलान जो जनवरी के महीने में जबरदस्त बर्फ से ढककर पूरी सफेद दिखाई देती थी, वहां इस बार बेहद कम बर्फ है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो 30 दिसंबर की हैं। उस वक्त फिर भी आसमान से ये पहाड़ हल्के सफेद दिख रहे थे, लेकिन 1 जनवरी की तस्वीरों में इतनी बर्फ भी नहीं दिखाई दी। लिहाजा स्विट्जरलैंड के स्की रिजॉर्ट्स में इस हफ्ते बर्फ की जगह चट्टानी जमीन और मिट्टी दिखाई दी। जितना तापमान स्विट्जरलैंड में इस हफ्ते रिकॉर्ड हुआ, उतना गर्मियों के मौसम में होता है और यही कारण है कि पहाड़ों को हरी घास ने अभी से ढक लिया है। यूरोप के जिन देशों में एल्प्स पर्वतमाला फैली है, वहां बर्फ का यही हाल है।
दावा किया जा रहा है कि ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहे जलवायु परिवर्तन का नतीजा है। यूरोप के कई देशों में विंटर हीट वेव के हालात बन गए हैं। ऑस्ट्रिया के स्की रिजॉर्ट्स में जितनी बर्फ जमी थी वो सब पिघल गए, जिसके बाद वहां हल्की फुल्की बर्फ में ही सैलानी स्की करते नजर आए। यहां आखिरी बार 16 दिसंबर को बर्फ गिरी थी और अब घाटी में कुल 35 पहाड़ों पर 20 सेंटीमीटर तक ही बर्फ रह गई है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऑस्ट्रिया में सर्दियों का ये मौसम जलवायु के साथ साथ पर्यटकों के लिहाज से भी कितना भारी पड़ रहा है। ढलानों पर जहां थोड़ी बहुत बर्फ बाकी है, सैलानी वहीं विंटर स्पोर्ट का लुत्फ लेते हुए दिखाई दिए, जबकि कई स्की स्पॉट अस्थायी रूप से बंद करने पड़े क्योंकि वहां बर्फ का कतरा भी नहीं बचा। बुधवार को ऑस्ट्रिया में तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया और आने वाले दिनों में भी बर्फबारी की कोई संभावना मौसम विभाग ने नहीं जताई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि तापमान के औसत से ज्यादा होने की वजह से फसल और वनस्पति पर भी बुरा असर पड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र के मौसम विज्ञान संगठन के मुताबिक पिछले 8 साल सबसे गर्म 8 साल रहे हैं और लंबे समय से जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों की चेतावनी दी जा रही है। यूरोप के कोसोवो में स्की रिजॉर्ट्स में सन्नाटा पसरा नजर आया। यहाँ स्की लिफ्ट खाली पड़े थे और ना ही बड़ी तादाद में सैलानी यहाँ पहुंचे। वजह ये क्योंकि कोसोवो में भी बर्फबारी नहीं हुई है। ऐसे में वो सभी जगह सैलानियों से महरूम हैं जहां विंटर स्पोर्ट के लिए हजारों की भीड़ पहुंचती थी। बाल्कन देशों में सबसे बुरा हाल है। कोसोवो में पहाड़ों पर स्की करना दूर, इतनी बर्फ भी नहीं थी कि बच्चे स्लेज पर बैठकर फिसल सके। सामने आई तस्वीरों में स्कीइंग स्पॉट पर ले जाने वाली केबल कार और लिफ्ट एकदम खाली दिखाई दी, जिससे व्यापार बैठ गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ सर्दियों के मौसम में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। It did happen several times that we had like a first snow maybe in the first 10 days of the January, but having the temperatures high like this we never had. This is the first time in my life that I seen +5 or 10 in January. उत्तरी मैसेडोनिया में भी तस्वीर कुछ अलग नहीं है। पहाड़ों पर बर्फ का निशान तक नहीं है और ऐसे में विंटर स्पोर्ट का लुत्फ ना ले पाने से सैलानी भी मायूस है और सैलानियों की कमी का मतलब है टूरिज्म में नुकसान। मेवरोवा मैसेडोनिया का सबसे बड़ा स्की सेंटर है और यहाँ दूर दूर से स्कीइंग के लिए लोग पहुँचे थे, लेकिन बर्फ न होने की वजह से सब धरा रह गया। कई वैज्ञानिक इसे जलवायु परिवर्तन का असर बता रहे हैं, तो कई दावा कर रहे हैं कि ऐसा हर 3 से 6 साल में देखने को मिल रहा है और हालात सामान्य हो जाएंगे। यूरोप के ज्यादातर देशों में जनवरी का महीना सबसे ठंडा होता है और एल्प्स पर्वतों से लेकर बाल्कन देशों तक अच्छी खासी बर्फबारी होती है, लेकिन इस बार सर्दी में गर्मी का रिकॉर्ड टूट गया है। मौसम में आए बदलाव ने यूरोप के एल्प्स पर्वत की खूबसूरती पर ग्रहण लगा दिया है और तापमान बढ़ने की वजह एल्प्स की ढलानों पर जमी रहने वाली बर्फ गायब हो गई है। यूरोप में ये पिछले कई सालों में अब तक की सबसे गर्म जनवरी है। जर्मनी, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन समेत ज्यादातर देशों में तापमान औसत से काफी ऊपर दर्ज किया गया है। एल्प्स की ढलानों पर जमी रहने वाली बर्फ गायब हो गई। मौसम विभाग के मुताबिक ये यूरोप में पिछले 20 सालों में अब तक की सबसे गर्म जनवरी है, जिसका असर ये हुआ कि दक्षिण पूर्वी यूरोप के बोस्निया में तो पहाड़ों पर नाम मात्र की ही बर्फ नजर आई। जिन ढलानों पर बर्फ की मोटी चादर बिछी होती थी वहाँ घास नजर आई। बर्फ न होने की वजह से वहाँ मौजूद स्की रिजॉर्ट्स में भी सन्नाटा पसरा नजर आया। स्कीइंग करने आए सैलानी मायूस दिखे। Samo jakne zimsko i uopšte nije hladno i mislim da nije ovo dobro jer će se ona promijeniti। जर्मनी में भी कुछ ऐसे ही हालात नजर आए। वहाँ स्कीइंग और स्नो स्पोर्ट्स के लिए मशहूर शहर ओबावी सेंटाल में सन्नाटा पसरा नजर आया। इसकी ढलाने खाली दिखाई दी। Damit haben wir leben gelernt, aber dass es so extrem dieses Jahr ist, das kenne ich selber so noch nicht। सैलानी सर्दियों में बर्फ देखने और बर्फ के बीच मस्ती करने पहुंचे थे, लेकिन उन्हें बची हुई बर्फ से ही सब्र करना पड़ा। पूर्वी यूरोप की ये जगह बर्फ से ढकी खूबसूरत ढलानों के लिए मशहूर है और यहाँ हर साल लाखों लोग स्कीइंग करने आते थे, लेकिन इस बार सर्दियों में भी पड़ रही गर्मी ने सब कुछ बदल कर रख दिया है। हीट वेव का जिक्र अब तक आपने गर्मियों के मौसम में सुना होगा, जब जबरदस्त लू और गर्म हवाएं चलती हैं, लेकिन यूरोप में मौसम में जो बदलाव देखा जा रहा है उससे एक नया टर्म चर्चा में आया है, जो है विंटर हीट वेव। लेकिन ये क्या है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। विंटर हीट वेव यानी सर्दियों में ठंड के बजाय मौसम का गर्म रहना, जिसकी वजह से यूरोप में सर्दियों का तापमान गर्मियों के मौसम जितना दर्ज किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि यूरोप में विंटर हीट वेव की वजह हीट डोम है और इसलिए वहां सर्दियां बीते सालों के मुकाबले इस बार काफी गर्म है। अब हीट डोम क्या है ये भी आप जान लीजिए। हीट डोम तब बनता है जब किसी उच्च दबाव वाले क्षेत्र में गर्म हवा ठहर जाती है और बाहर नहीं निकल पाती। आसान भाषा में इसे समझिए तो ये ठीक वैसा है जैसे किसी बर्तन को
ढक्कन से देर तक ढक दिया जाए। उस क्षेत्र में जितनी देर तक गर्म हवा रहती है, सूरज उसे और भी ज्यादा गर्म करता रहता है, लिहाजा पूरे इलाके में तापमान बढ़ जाता है। हीट डोम कई हफ्तों तक बना रहे तो यह भयंकर हीट वेव में तब्दील हो सकता है। यूरोप के 7 देशों में ये अब तक की सबसे गर्म जनवरी रिकॉर्ड की गई है। पोलैंड, डेनमार्क, चेक रिपब्लिक, बेलारूस समेत कई देशों में विंटर हीट वेव चल रही है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में तूफान ने तबाही मचा दी है। लगातार जारी बारिश और तूफान से कैलिफोर्निया में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कई घरों में पानी भर गया है तो वहीं कई जगह भूस्खलन से घर तबाह हो गए हैं। वहीं फिलहाल अगले कुछ दिन भी ऐसे ही हालात रह सकते हैं। स्थानीय मौसम विभाग ने भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। हवाई के बिग आइलैंड पर स्थित किलाउआ ज्वालामुखी फिर सक्रिय हो गया है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ज्वालामुखी में फिलहाल छोटे विस्फोट हो रहे हैं, लेकिन कभी भी एक बड़ा विस्फोट हो सकता है। एहतियातन इलाके में रेड अलर्ट जारी किया गया है। मेक्सिको में ड्रग माफिया की गिरफ्तारी के बाद कई शहरों में हिंसा शुरू हो गई। ड्रग माफिया की रिहाई की मांग करते हुए हथियार लेस उपद्रवी पुलिस पर फायरिंग कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया है। अमेरिकी कंपनी वाउवी ने एक नया रोबोट डॉग लॉन्च किया है। इस रोबोट डॉग में टच सेंसर, ऑडियो और विजन सेंसर लगे हैं, जिसकी मदद से ये 10 लाख से ज्यादा तरीकों से इंसानों से बात कर सकता है और अपनी बात समझा सकता है। दिल्ली में मेयर चुनाव के लिए वोटिंग शुरू होने से पहले सिविक सेंटर में जबरदस्त हंगामा हुआ, जिसके बाद सदन को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया। आरोप लगा कि पीठासीन अधिकारी के एक फैसले के बाद आम आदमी पार्टी के सदस्यों ने हंगामे की शुरुआत की और वो बीजेपी के सदस्यों के साथ हाथापाई पर उतारू हो गए और सदन में शोर के साथ नारेबाजी शुरू हो गई। सदन से जो तस्वीरें आई उसमें आम आदमी पार्टी के कई सदस्य पीठासीन अधिकारी की मेज पर खड़े दिखे और पुलिस के साथ ही बीजेपी के कई सदस्य पीठासीन अधिकारी को बचाने की कोशिश में उनके आसपास नजर आए। जब आम आदमी पार्टी और बीजेपी के सदस्य आमने सामने आ गए तो उनके बीच धक्का मुक्की और हाथापाई शुरू हो गई, जिसकी वजह से कुछ सदस्य गिर गए। इस धक्का मुक्की में कुछ महिला सदस्य भी नजर आईं। इस दौरान कुछ सदस्य मोबाइल फोन में हंगामे का वीडियो बनाती दिखी। दिल्ली नगर निगम में मेयर चुनाव के दौरान जो कुछ भी हुआ वैसा पहले कभी नहीं देखा गया। सदन के अंदर पत्रकारों और मीडिया के कैमरों की मौजूदगी में हंगामा जारी रहा। बात बढ़ने लगी और नौबत हाथापाई तक पहुंची तो कुछ सदस्य उस डाइस को हटाते दिखे जहां से मनोनीत सदस्यों और नवनिर्वाचित पार्षदों को शपथ दिलाने की तैयारी थी। इस दौरान एक महिला सदस्य इस पर लगे माइक को तोड़कर हटाती दिखी। इस पूरे हंगामे के दौरान निगम सचिव और पीठासीन अधिकारी बेबस दिखे। कुछ सदस्य निगम सचिव और पीठासीन अधिकारी की तरफ गुस्से में बढ़ते लोगों को रोकते दिखे। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता रहा सदन के हालात बेकाबू होने लगे। हंगामे के माहौल में कई सदस्य मारपीट पर उतारू नजर आए। हालांकि कुछ सदस्य इस हंगामे के दौरान बीच बचाव और रोकने की कोशिश भी करते दिखे, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम दिखी। कुछ सदस्य असहाय होकर इस हंगामे को देखते रहे, क्योंकि सामने जो कुछ हो रहा था उसे करने वाले वो लोग थे जिन्हें जनता ने चुनकर भेजा है। सदन का पटल हंगामे के केंद्र में बदल गया और नारेबाजी के बीच धक्का मुक्की जारी रही। इस दौरान निगम सचिव और पीठासीन अधिकारी से भी बदसलूकी शुरू हो गई। जो आगे बढ़कर हाथापाई में शामिल हुए वो अपने काम में लगे रहे और जो वहां तक नहीं पहुंच पाए उन्होंने उनके समर्थन में नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान कुछ सदस्यों के हाथ में चौकीदार नाम वाले पोस्टर निकल आए, जिससे बीजेपी के सदस्यों की त्योरियां भी चढ़ गईं। फिर तो जवाबी जुगलबंदी शुरू हो गई। इस हंगामे के दौरान माहौल और मिजाज बदला तो कुछ सदस्यों के गले में लिपटा भगवा गमछा हाथों में आ गया और ये विरोध जताने के औजार में बदल गया। सदन के ऐसे माहौल की वजह से सदन की कार्यवाही स्थगित करने के अलावा और कोई चारा नहीं था और हुआ भी यही। ऐसे माहौल में नए सदस्यों और मनोनीत सदस्यों के शपथ ग्रहण की प्रक्रिया को रोकने की नौबत आई, क्योंकि हर तरफ हंगामा और शोर होता रहा और लाख कोशिशों के बावजूद किसी पक्ष के तेवर नरम होते नहीं दिखे। लेकिन सदन की कार्यवाही की शुरुआत ऐसी नहीं थी। सुबह तय वक्त पर मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी समितियों के सदस्यों के चुनाव के लिए परंपरा के मुताबिक कार्यवाही शुरू हुई। सबसे पहले उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा घोषित पीठासीन अधिकारी बीजेपी की सत्या शर्मा ने शपथ ग्रहण की।
इसके बाद एलजी के मनोनीत 10 पार्षदों के शपथ ग्रहण का सिलसिला शुरू हुआ। तभी आम आदमी पार्टी के पार्षदों की ओर से नारे लगने लगे। उन्होंने आपत्ति जताते हुए कहा कि पहले चुने हुए पार्षदों का शपथ ग्रहण होना चाहिए। देखते ही देखते बीजेपी के पार्षदों की ओर से भी नारे लगने लगे और ये नारेबाजी हंगामा और मारपीट में बदल गई। इसके बाद जैसा माहौल दिखा उसमें सदन की कार्यवाही स्थगित करने के अलावा कोई और चारा नजर नहीं आया। सदन की कार्यवाही तो स्थगित हो गई, लेकिन हंगामा जारी रहा। असल में इस विवाद की वजह शपथ ग्रहण ही रहा। आम आदमी पार्टी चाहती थी कि पहले नवनिर्वाचित पार्षदों को शपथ दिलाई जाए, लेकिन सदन में पहले उपराज्यपाल की तरफ से मनोनीत 10 पार्षदों को शपथ दिलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई, जिसके बाद न थमने वाला हंगामा शुरू हो गया। बताया गया कि आम आदमी पार्टी को उपराज्यपाल की तरफ से नियुक्त एल्डरमैन से अपने सियासी समीकरण बिगड़ने का डर सताने लगा। आरोप लगा कि एलजी ने जिन 10 पार्षदों को मनोनीत किया उनके रिश्ते बीजेपी से हैं। बीजेपी इस बार विपक्ष में है। ऐसे में इन मनोनीत पार्षदों की मौजूदगी से एमसीडी में बीजेपी को राजनीतिक बल मिल सकता है। मनोनीत पार्षद मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में वोट नहीं डाल सकते, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी मेंबर और जोन चेयरमैन के चुनाव में वोट डाल सकते हैं। इससे एमसीडी में नीतिगत फैसले लेने वाली स्टैंडिंग कमेटी में आम आदमी पार्टी के समीकरण गड़बड़ा सकते हैं। जोनल इलेक्शन में भी इसका असर पड़ सकता है। इसी वजह से आप एल्डरमैन की नियुक्ति का कड़ा विरोध करने लगी। पीठासीन अधिकारी ने दावा किया कि हंगामे के बीच उन्हें भी किसी ने बांह पर मुक्का मारा, जिससे उन्हें चोट लगी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने शांति बनाने पर शपथ दिलाने का भरोसा दिया, जो हो न सका। मैंने उनसे बार बार अपील कर रही हूँ कि आप शांति बनाए रखिए, हम लोग शपथ दिलाने के लिए तैयार हैं, लेकिन शांति किसके साथ शपथ हो सकती है। हालात नहीं बदले तो सदन को पहले आधे घंटे के लिए और फिर कार्यवाही के लिए नई तारीख तय होने तक स्थगित कर दिया गया, लेकिन सदन का माहौल सदन के स्थगित होने के बावजूद जस का तस रहा और सदन राजनीति के अखाड़े में बदल गया, जहां आम आदमी पार्टी के पोस्टर के जवाब में बीजेपी के सदस्यों के हाथों में पोस्टर दिखने लगे। धीरे धीरे नवनिर्वाचित पार्षद सदन के बाहर निकलने लगे, लेकिन उनका गुस्सा खत्म नहीं हुआ। बीजेपी के पार्षदों का गुस्सा दिल्ली के मुख्यमंत्री पर निकलता दिखा। बाहर निकली बीजेपी की महिला पार्षदों ने आम आदमी पार्टी के सदस्यों पर गंभीर आरोप लगाए। जैसे हम स्टेज पर चढ़े, काफी केजरीवाल के जो नुमाइंदे हैं वहाँ पे जो जीत के आए हैं, जीत के हम भी आए हैं, लेकिन हमने अभद्र कोई भी ऐसे काम नहीं किए। उन्होंने उनके हाथ में कुछ ऐसी नकली चीजें थी, मैंने अपनी आंखों से देखा है, और जैसे वो ऐसे ऐसे हल्के हल्के अपने हाथों से ऐसे चला रहे थे, तो मैंने भी ऐसे ऐसे जैसे अपना बचाव करने के लिए ऐसे किया, तो उन्होंने ये नहीं पता मुझे ये क्या लगा मुझे, लेकिन उनके हाथ में कुछ था। आम आदमी पार्टी के सदस्यों पर गंभीर आरोप लगे, लेकिन आम आदमी पार्टी पर आरोप केवल नए चुने गए पार्षदों ने ही नहीं लगाए। चूंकि मेयर पद पर हो रहे चुनाव के लिए दिल्ली के सभी 7 सांसद भी वहां पहुंचे थे, इसलिए उन्होंने भी हंगामे को लेकर मीडिया के सामने बढ़ चढ़कर दावे किए। और बीजेपी सांसद ने हंगामे को केजरीवाल के इशारे पर उठाया गया कदम करार दिया और दावा किया कि आम आदमी पार्टी अराजकता की पर्याय हो गई है। केजरीवाल टीम और केजरीवाल से अनारकी लोगों से यही उम्मीद की जा सकती है, वो लोकतंत्र के बारे में जानते नहीं है। मैं याद दिला दूं, 2013 में एज ए मुख्यमंत्री रहते हुए धरने पर केजरीवाल साहब 26 जनवरी के दिन बैठ गए थे। हालांकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर इस मामले को नया रुख देने की कोशिश की। उन्होंने दावा किया कि संविधान का अनुच्छेद 243(r) मनोनीत सदस्यों को सदन में मतदान से रोकता है, लेकिन इसी की कोशिश की जा रही थी। उनकी पार्टी की तरफ से भी यही आरोप दोहराए गए। भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी के दम पे असंवैधानिक तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है उसमें चुने हुए प्रतिनिधि को जो वोट की ताकत दी गई है, वो ताकत वो नॉमिनेट काउंसलर को देना चाहते हैं। यानी एमसीडी के चुनावों के बाद अब आरोप प्रत्यारोप का नया दौर शुरू हो गया है, जो कब तक थमेगा इसे शायद ही कोई बता पाए। इसकी खास वजह यह है कि मेयर के चुनाव में 273 सदस्य वोट डालेंगे, जिसमें बहुमत का आंकड़ा 138 होगा। वोटिंग से कांग्रेस अगर गैर हाजिर रही तो बहुमत का आंकड़ा 133 हो जाएगा। आम आदमी पार्टी के पास 134 पार्षद हैं। इसके अलावा 3 राज्यसभा के सांसद और 13 विधायक। बीजेपी के पास 7 सांसद और 1 विधायक मिलाकर कुल 113 वोट हैं। वहीं कांग्रेस के 9 पार्षद और निर्दलीय 2 पार्षद हैं। इस चुनाव में 250 पार्षदों के साथ 10 सांसद भी वोट डालेंगे, जिनमें 7 लोकसभा के सांसद और 3 राज्यसभा के सांसद होंगे। साथ ही 13 विधानसभा सदस्य भी वोट करेंगे। आम आदमी पार्टी को अंदेशा है कि बीजेपी जोड़ तोड़कर अपना मेयर बनाने की कोशिश करने वाली है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को बहुमत होने के बावजूद बीजेपी ने मेयर पद के लिए अपने उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया।
और इसी अंदेशे की वजह से सिविक सेंटर में वोटिंग से पहले हंगामा शुरू हो गया और इस हंगामे के बाद केजरीवाल सरकार में मंत्री गोपाल राय ने इसे जाहिर भी किया। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि प्रोटेम अधिकारी से लेकर मनोनीत पार्षदों की नियुक्ति में परंपरा के उलट जाकर मनमानी इसी वजह से की गई। जो मनोनीत पार्षद है उसकी जो नियुक्ति है सरकार करती है और वो भेजती है एलजी के पास बिना सरकार की किसी तरह के कंसल्टेंट किए बगैर एलजी ने जबरदस्ती नॉमिनेशन कर दिया। आम आदमी पार्टी हंगामे की वजह जो भी बताए, लेकिन बीजेपी इसे न केवल काला दिन बताती रही बल्कि इस हंगामे के लिए विरोधी दल पर तैयारी कर सदन में पहुंचने और बीजेपी के पार्षदों पर हमले का दावा किया। ये बहुत तैयारी से आए थे, इनके पास ब्लेड जैसे धारदार हथियार थे। गुजरात में एक कार शो का आयोजन किया गया। वडोदरा के लक्ष्मी विलास पैलेस में एशिया का सबसे बड़ा विंटेज कार शो का आयोजन किया गया है। 8 जनवरी तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में 200 से ज्यादा विंटेज और क्लासिक गाड़ियां शामिल होंगी। मकर संक्रांति से पहले गुजरात के सूरत में पतंगों का बाजार सज चुका है। व्यापारियों के मुताबिक रंग बिरंगी पतंगों के बीच इस साल पीएम मोदी और सीएम योगी की तस्वीर वाली पतंगों की डिमांड बढ़ गई है। कस्टम विभाग ने आज मुंबई एयरपोर्ट पर करीब 47 करोड़ की ड्रग्स जब्त की। कस्टम टीम ने 31 करोड़ की हेरोइन और करीब 16 करोड़ की कोकीन जब्त की है, जिसे कपड़े के बटन में छुपाया गया था। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में दिल्ली के कंझावला जैसा मामला सामने आया है। यहाँ एक डंपर ट्रक ने स्कूटर सवार शख्स को टक्कर मारी और करीब 1.5 किलोमीटर तक घसीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जाँच कर रही है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। दिल्ली के कंझावला कांड के छठे आरोपी आशुतोष का एक और सीसीटीवी वीडियो सामने आया। इस वीडियो में वो रोहिणी सेक्टर 1 वाले अपने घर के बाहर खड़ा दिख रहा है। चूंकि आशुतोष को उसके दोस्त ने पहले ही हादसे की जानकारी दे दी थी, लिहाजा वो अपने घर के बाहर अंजलि हत्याकांड के आरोपियों का इंतजार करता दिखा। जिस बलेनो कार से अंजलि को कई किलोमीटर तक घसीटा गया, वो कार आशुतोष ने ही आरोपियों को दी थी। ये वीडियो 1 जनवरी की सुबह 4:17 का है। अपनी कार वापस लेने और आरोपियों के भागने का इंतजाम करने के लिए आशुतोष घर के बाहर खड़ा था। वीडियो सामने आने के बाद आज आशुतोष को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आशुतोष पर आरोपियों की मदद करने का आरोप है। दिल्ली के अंजलि हत्याकांड में रोज नई थ्योरी सामने आ रही है। अब इस मामले में कई और खुलासे हुए हैं। पुलिस के मुताबिक वारदात के समय कार में केवल 4 आरोपी थे। कार अमित खन्ना चला रहा था और दीपक घर में था। अमित खन्ना के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था और इसीलिए दीपक ने इसकी जिम्मेदारी ले ली कि कार वो चला रहा था। दीपक ने ऐसा अपने दोस्त अंकुश के कहने पर किया था। अंकुश वारदात की रात कार चला रहे अमित का बड़ा भाई है। अंकुश ही ऑटो लेकर दीपक के साथ आशुतोष के घर पहुंचा था, जहां से ऑटो में बैठकर दीपक, अंकुश और चारों आरोपी फरार हुए थे। सभी आरोपी ऑटो से दीपक के घर गए थे और वहीं पर सोए भी थे। आरोपियों की मदद करने की वजह से ही पुलिस ने दीपक को भी आरोपी बनाया है। कंझावला मामले में अंजलि की सहेली निधि का पड़ोसी निशांत कल पुलिस थाने में शिकायत करने पहुंचा। हादसे के बाद सबसे पहले निधि को उसने घर के पास देखने वाले निशांत ने निधि पर धमकी देने का आरोप लगाया है और इसकी शिकायत करने निशांत सुल्तानपुरी थाने पहुंचा। निशांत के मुताबिक निधि ने उसे फोन पर धमकी दी और कहा कि उसके खिलाफ जो मीडिया में बयान दिया है उसका अंजाम भुगतना होगा। उसने जो मैंने उसके खिलाफ बताया ना, जो सब बातें जो मतलब बताई है, तो वो उसके लिए मेरे को फोन पे धमकी देती है। निशांत ने कहा कि उसे निधि से जान का खतरा है। उसने पुलिस पर शिकायत दर्ज नहीं करने का भी आरोप लगाया। थाने में आया रिपोर्ट लिखवाने, तो रिपोर्ट भी नहीं लिखाने के लिए मना कर रहे हैं। हालांकि बाद में पुलिस ने निशांत की शिकायत दर्ज कर ली। निशांत के साथ बड़ी संख्या में लोग सुल्तानपुरी थाने पहुंचे थे और ये लोग निधि की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर रहे थे। इसको धमकी दे रही है फोन पे कि तूने अगर मेरे बारे में मीडिया वालों को कुछ भी बोला तो मैं तेरे साथ ऐसा करवा दूंगी, वैसा करो। निशांत ने मीडिया को बयान दिया था कि वारदात के बाद जब निधि घर पहुंची थी तो उससे चार्जर मांगा था। कंझावला केस को लेकर आज कई सीसीटीवी वीडियो सामने आए। एक वीडियो में एक तेज रफ्तार बलेनो कार कंझावला रोड पर जाती दिखी, जिसमें आरोपी सवार थे। ये सीसीटीवी वीडियो 31 दिसंबर 2022 का है और सीसीटीवी में 2:16 का समय दिख रहा है। बताया जा रहा है कि वीडियो एक्सीडेंट वाली जगह से करीब 5 किलोमीटर दूर का है। कार की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा बताई जा रही है। आज हादसे के पहले का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया। इसमें एक लड़का अंजलि और निधि के साथ स्कूटी पर सवार दिख रहा है, जो अंजलि को उसके अंजलि विहार के घर पर छोड़ने के लिए पहुंचा था। अंजलि को घर पर छोड़ने से पहले लड़का काफी देर तक उससे बात करते दिख रहा है। वहीं एक और सीसीटीवी फुटेज में अंजलि अपने घर से निकलती दिख रही है। बाद में घर से निधि भी निकलती दिख रही है।
कहा जा रहा है कि यहीं से दोनों स्कूटी पर बैठकर नए साल का जश्न मनाने निकले थे। पुलिस ने आज निधि को पूछताछ के लिए भी बुलाया था। पुलिस ने आज अंजलि के कथित बॉयफ्रेंड नवीन को भी पूछताछ के लिए बुलाया था। नवीन वही शख्स है जो 31 दिसंबर की रात अंजलि और निधि के साथ न्यू ईयर पार्टी में मौजूद था। लेकिन उस पार्टी में तब सभी हैरान रह गए थे जब होटल के रूम में निधि और अंजलि का झगड़ा हुआ था। सर, निधि की और अंजलि की लड़ाई होती है पैसों के चक्कर में। निधि पैसे मांगती है अंजलि से। हाँ जी, निधि पैसे मांगती है अंजलि से और अंजलि अपनी स्कूटी की चाबी मांगती है कि मेरी स्कूटी की चाबी दे। नवीन ने बताया कि होटल में पार्टी के लिए 2 रूम बुक थे। अंजलि और नवीन की दोस्ती 2 साल पुरानी थी, लेकिन जब उससे निधि के बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि उसने निधि को पहले कभी नहीं देखा था। मैं निधि को जानता नहीं सर, मैंने निधि को कभी नहीं देखा। नवीन ने बताया कि उस रात पार्टी में कई और दोस्त मौजूद थे। 30 दिसंबर को हरिद्वार में कार एक्सीडेंट में बुरी तरह घायल हुए क्रिकेटर ऋषभ पंत को इलाज के लिए विदेश ले जाया जा सकता है। फिलहाल ऋषभ पंत का इलाज मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में चल रहा है। 2 दिन पहले ही उनको देहरादून से मुंबई शिफ्ट किया गया। कोकिलाबेन अस्पताल में सेंटर फॉर स्पोर्ट्स मेडिसिन के डायरेक्टर डॉक्टर दिनशो पाद्रीवाला ने जांच के बाद बताया कि पंत को मैदान में वापसी करने में 9 महीने का वक्त लग सकता है। यानी पंत का इस साल आईपीएल, एशिया कप और वनडे वर्ल्ड कप में खेल पाना लगभग नामुमकिन है। बताया जा रहा है कि पंत की गैरहाजिरी में डेविड वॉर्नर आईपीएल टीम दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी का जिम्मा संभाल सकते हैं। डॉक्टर दिनशो पाद्रीवाला के मुताबिक ऋषभ पंत के पैरों में गंभीर लिगामेंट टियर है, जिसकी रिकवरी में कई महीने लग सकते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि पंत के जख्मों में अभी सूजन है, जिसके कम होने के बाद ही उनकी सर्जरी पर फैसला लिया जाएगा। खबर यह भी है कि पंत के घुटनों और लिगामेंट टियर दोनों के लिए सर्जरी करवानी पड़ सकती है। ऐसे में बीसीसीआई सर्जरी के लिए पंत को लंदन ले जाने पर विचार कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का अमित शाह पर हमला। आप पुजारी नहीं राजनेता हैं, इस वक्त अहम खबर आपको बता रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बयान दिया। क्या शाह राम मंदिर के पुजारी हैं? ये सवाल मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूछा है। कांग्रेस अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने अमित शाह पर हमला बोलते हुए कहा कि आप पुजारी नहीं राजनेता हैं। क्या अमित शाह राम मंदिर के पुजारी हैं? राम मंदिर बन रहा है, 1 तारीख उसका उद्घाटन है। अरे ठीक है, सभी लोग तो भगवान में आस्था रखते हैं, लेकिन आप क्यों घोषणा करते हैं इसकी, वो भी चुनाव में? और आने वाले चुनाव में वो ये कह रहे हैं कि मई में चुनाव रहता है तो 1 जनवरी में वहां राम मंदिर का उद्घाटन होगा। आप कौन होते भाई बोलने का? क्या राम मंदिर के पुजारी है आप? दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण अगले साल 1 जनवरी तक पूरा हो जाएगा। मित्रों, मैं एक बात बताने आया हूं। 2019 के चुनाव में मैं पार्टी का अध्यक्ष था, बड़े राहुल बाबा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। तो राहुल बाबा हर रोज पूछते थे मंदिर वही बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। और राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो और सब रूम वालों आप भी टिकट करा लो। 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर वहां पर आपको तैयार मिलेगा। दिल्ली में कड़ाके की ठंड के साथ साथ प्रदूषण भी मुसीबत बना हुआ है। राजधानी दिल्ली में इन दिनों ठंड, कोहरे और प्रदूषण का त्रिकोणीय प्रकोप देखने को मिल रहा है। जहां आज दिल्ली में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री के करीब दर्ज किया गया, वहीं औसतन AQI 366 के करीब रहा। जम्मू कश्मीर के बारामूला में ठंड की वजह से पानी की पाइपलाइन जम गई है। ग्रामीणों के मुताबिक वो पाइपलाइन के नीचे आग जलाकर थोड़ा पानी निकाल रहे हैं। हालांकि सुबह फिर वही मुसीबत का सामना करना पड़ता है। संगम नगरी प्रयागराज में आज से माघ मेले की शुरुआत हो गई है। 1 महीने तक चलने वाले इस मेले के पहले दिन आज श्रद्धालुओं ने पूर्णिमा गंगा स्नान किया। वहीं मेले में पहली बार टेंट सिटी बसाई गई है, जिसको देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिवसीय दौरे पर पोर्ट ब्लेयर पहुंचे हैं। रक्षा मंत्री ने आज निकोबार द्वीप समूह पहुंचकर सैनिकों से मुलाकात की और उनके जज्बे की हौसला अफजाई की। उत्तराखंड के जोशीमठ में कई मकानों में दरारें आने के बाद यहां के लोग डर के साए में जी रहे हैं। कुछ लोग अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं, तो कुछ अब भी अपने घरों में ही रह रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि दीवारों और फर्श में दरारों के बावजूद वो अपना घर नहीं छोड़ सकते। जोशीमठ के मनोहर बाग में रहने वाले चंद्रवल्लभ पांडे के घर की टाइलें टूट गई हैं। फर्श आप देखिए ऊपर आ चुकी है, दरार आ चुका है और ये पूरा किचन ऊपर नीचे हो गया है। जिस घर में वो सोते हैं उसकी दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं।
घर की दीवारें, फर्श ये बता रही हैं कि किस कदर तबाही के मंजर पर आकर ये पूरा शहर खड़ा हो चुका है। घर का फर्श कभी भी धंस सकता है, लेकिन इस खतरे के बावजूद पांडे परिवार घर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। बज रहा है, रात को पानी आ रहा है, ये आदमी देखा होगा यहाँ पर, ये पूरा पानी यहाँ से रात को जो है आवाज ऐसे आ रही जैसे गंगा जी बह रही है। घर में दरारें आने के बाद चंद्रवल्लभ पांडे की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। निकल आ गई। जोशीमठ के प्रभावित इलाकों में से कई परिवारों को तो शिफ्ट कर दिया गया है। खतरे को लेकर केंद्र और राज्य सरकार एक्शन में है। जोशीमठ में एनटीपीसी के तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर परियोजना के निर्माण कार्यों पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही हेलंग बाईपास का काम भी अगले आदेश तक रोक दिया गया है। जोशीमठ नगर पालिका क्षेत्र के तहत होने वाले निर्माण कार्यों को भी रोक दिया गया है। जोशीमठ औली रोपवे का संचालन भी अगले आदेश तक रोक दिया गया है। जोशीमठ में एनडीआरएफ की तैनाती का फैसला भी लिया गया है। विशेषज्ञों की एक टीम ने जोशीमठ के प्रभावित क्षेत्रों में आज और कल डोर टू डोर सर्वे किया। जोशीमठ के मंदिरों और मठों में भी दरारें देखी गई। आदि शंकराचार्य को जोशीमठ में जिस जगह पर आत्म ज्योति के दर्शन हुए थे, उस स्थान पर मंदिर में भी दरारें उभर आई हैं। इस वजह से मंदिर की दीवारें टूटने की कगार पर पहुंच गई हैं। मंदिर के अंदर की दीवारें फट गई हैं। गर्भगृह भी खतरे की जद में है। आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है, वो भी अब इन दरारों से अछूता नहीं रह पा रहा है। कहा जाता है कि इसी जगह पर आदि शंकराचार्य को आत्म ज्योति के दर्शन हुए थे। यहाँ के लोग आपदा के लिए एनटीपीसी के टनल को जिम्मेदार बता रहे हैं। पिछले साल भर से धीरे धीरे क्रैक आने शुरू हुए। 2-3 महीने से और ज्यादा हुए, 1 महीने से और ज्यादा हुए। बहरहाल एनटीपीसी परियोजना का काम रोक दिया गया है। एनटीपीसी टनल की भी जांच की जाएगी। उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन धंसने और मकानों में दरार आने के बाद विशेषज्ञों की एक टीम निरीक्षण करने पहुंची। उत्तराखंड सरकार की ओर से भेजी गई इस टीम ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया और घर घर जाकर मामले की जानकारी ली। टीम ने जोशीमठ के लोगों से दरारों के बारे में बातचीत की। रास्तों और पहाड़ों पर आई दरारों का भी निरीक्षण किया गया। जोशीमठ का दौरा करने वाली टीम में गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार और राज्य के आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत कुमार सिन्हा के साथ एनडीआरएफ के अधिकारी और आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर डॉक्टर बीके माहेश्वरी भी शामिल हैं। बात एक निकल के आई है कि कहीं अंडरग्राउंड या कोई न कोई वाटर का चैनल निकल रहा है। टीम प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण करने के बाद जोशीमठ को खतरे से बचाने के लिए योजना बनाएगी। और खबर यह है कि जोशीमठ में मकानों में दरार आने के बाद सरकार हरकत में आ गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उच्च स्तरीय बैठक की है और जोशीमठ में सैकड़ों मकानों में जो दरार आई है, उसके बाद कई बड़े प्रोजेक्ट और निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम धामी ने उच्च स्तरीय बैठक करते हुए कई बड़े प्रोजेक्ट और निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में 2 दिनों के लिए युद्ध विराम का ऐलान किया। ये युद्ध विराम ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस के अवसर पर किया गया। पुतिन ने कहा कि रूसी सेना ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस के दिन यूक्रेन में हमले नहीं करेगी, जिसके 36 घंटे का सीज फायर शुरू हो गया, जो 6 जनवरी की दोपहर 12 बजे से शुरू होकर ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस यानी 7 जनवरी तक जारी रहेगा। दरअसल रूस के ऑर्थोडॉक्स ईसाई यूरोप के बाकी कैथोलिक ईसाइयों की तरह 25 दिसंबर को क्रिसमस नहीं मनाते। वो जूलियन कैलेंडर के अनुसार 7 जनवरी को क्रिसमस मनाते हैं, जो कि ग्रेगोरियन कैलेंडर से 13 दिन पीछे है। लिहाजा रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च के प्रमुख पैट्रियार्क किरिल ने पुतिन से सीज फायर की अपील की थी, ताकि ऑर्थोडॉक्स लोग क्रिसमस की पूर्व संध्या और ईसा मसीह के जन्मदिन सेवाओं में भाग ले सकें। और इसी के बाद पुतिन ने 36 घंटे तक यूक्रेन पर हमला न करने यानी सीज फायर का आदेश दिया। लेकिन रूस से लोहा ले रहे यूक्रेन को लगता है कि पुतिन सीज फायर का दिखावा कर रहे हैं। लिहाजा यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के सीज फायर वाले फैसले को मानने से इनकार कर दिया। यही नहीं, रूसी मीडिया स्पुतनिक ने दावा किया कि यूक्रेनी अधिकारियों ने पैट्रियार्क किरिल की युद्ध विराम की अपील को खारिज कर दिया। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के सलाहकार मिखाइलो पोडोलिक ने रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च पर युद्ध के प्रचारक और यूक्रेनियों के नरसंहार के लिए आह्वान के रूप में कार्य करने का आरोप लगाया। पोडोलिक ने दावा किया कि रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च विश्व स्तर पर ऑर्थोडॉक्स ईसाइयों के लिए कोई अथॉरिटी नहीं है, जबकि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस की ओर से किए सीज फायर के ऐलान को डोनबास में चल रही जंग से जोड़ दिया। Они хотят использовать Рождество как прикрытие, чтобы хоть ненадолго остановить продвижение наших парней на Донбассе
и подогнать ближе к нашим позициям технику, боеприпасы и мобилизованных. Что это даст? Ну, только очередную... यूक्रेन की तरह अमेरिका ने भी रूस के 36 घंटे वाले सीजफायर ऐलान को ढकोसला बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसे युद्ध में रूस की मिली नाकामियों से जोड़ दिया और बाइडेन ने कहा कि जिस देश ने 25 दिसंबर के दिन यूक्रेन के अस्पतालों, रिहायशी इलाकों और स्कूलों पर बम गिराए, उससे सीजफायर जैसी किसी चीज की अपेक्षा कैसे की जा सकती है। बाइडेन ने कहा कि दरअसल सीजफायर का ऐलान कर पुतिन कुछ देर के लिए चैन की सांस लेना चाहते हैं। Respond to anything Putin says. I found it interesting. He was ready to bomb hospitals and nurseries and churches and on the 25th and New Year's, and I mean, you know, I think he's trying to find some oxygen. वैसे सच्चाई भी यही है कि रूसी सेना ने 25 दिसंबर और नए साल के मौके पर यूक्रेन के कई शहरों पर बारूद बरसाया था। बाखमुत में तो अब भी लोगों की जिंदगी पटरी पर नहीं आ सकी है। पूरा शहर मलबे में तब्दील हो चुका है। लोग अपने तबाह हुए आशियानों को देखकर गमज़दा नजर आ रहे हैं। कोरोना संकट से उबरने के साथ ही देश के ऑटो सेक्टर ने तेजी का नया रिकॉर्ड बनाया है। FADA यानी फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ने 2022 में गाड़ियों की बिक्री के जो आंकड़े जारी किए हैं, उनके मुताबिक 2022 में भारत में 2,11,20,000 से ज्यादा गाड़ियां बिकी, जबकि 2021 में करीब 1,83,22,000 गाड़ियां बिकी थी। कारों की बिक्री के आंकड़े देखें तो 2022 में 34,31,497 कारें बिकी, जबकि 2021 में 29,49,142 कारें ही बिकी थी। वहीं 2022 में 1,53,88,000 दोपहिया गाड़ियां बिकी, जबकि 2021 में 1,35,73,000 दोपहिया गाड़ियां बिकी थी। FADA का कहना है कि 2021 के मुकाबले 2022 में गाड़ियों की कुल बिक्री में 15% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। FADA के मुताबिक सबसे तगड़ी 71% से ज्यादा की ग्रोथ तिपहिया गाड़ियों की बिक्री में देखने को मिली है। 2022 में 6,40,000 से ज्यादा तिपहिया वाहन बिके, जबकि 2021 में 3,73,000 तिपहिया वाहन बिके थे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में जारी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा के पानीपत पहुंच चुकी है। भारत जोड़ो यात्रा 10 जनवरी तक हरियाणा में रहेगी। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भारत जोड़ने का नाटक कर रही है और देश को तोड़ने वाले देश जोड़ने की बात कर रहे हैं। दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल ने सोनिया गांधी का हेल्थ बुलेटिन जारी किया है। रिपोर्ट के मुताबिक सोनिया गांधी की हालत स्थिर है और सेहत में सुधार हो रहा है। सोनिया गांधी को सांस से जुड़ी समस्या को लेकर भर्ती कराया गया था। शिवसेना सांसद संजय राउत के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी ने संजय राउत के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया था, जिसकी पेशी में राउत नहीं पहुंचे। अब 24 जनवरी को अगली सुनवाई होनी है। कंगाल पाकिस्तान पर बिजली गिरी और सब कुछ जैसे अंधेरे में डूब गया। पावर क्राइसिस यानी कि बिजली संकट से जूझ रही पाकिस्तान की सरकार को अंधेरे में बैठक करनी पड़ी। पाकिस्तान से आई मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कैबिनेट मंत्रियों ने बिजली बचाने के लिए लाइट बंद करके मीटिंग की, जबकि इससे पहले ही सरकार ने ऐलान किया था कि सभी बाजार रात के 8 बजे और शादी के हॉल रात 10 बजे बंद हो जाया करेंगे। जबकि रिपोर्ट्स के मुताबिक बलूचिस्तान में 10 से 12 घंटे, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 6 से 12 घंटे तक बिजली कटौती हो रही है, जिससे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लाइट ने तो बहुत ज्यादा परेशान किया हुआ है। तकरीबन 8-10 घंटे की लोड शेडिंग होती है और फिर वो टाइम फिक्स नहीं है कोई। चलो टाइम फिक्स हो तो इंसान अपने प्रोग्राम रूटीन उसी तरह सेट कर ले। हालांकि इसी बीच पाकिस्तान की सरकार ने फैसला किया है कि 1 फरवरी से ज्यादा बिजली लेने वाले बल्ब और पुरानी तकनीक से बनने वाले पंखों का उत्पादन बंद कर दिया जाएगा। सरकार का दावा है कि इन उपायों से वो 22 अरब रुपए बचा लेगी। लेकिन सवाल ये कि 22 अरब बचा लेने से पाकिस्तान की मुसीबतें क्या कम हो जाएंगी? जानकारों की माने तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कर्ज के बोझ तले दब गई है और उसका विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म हो चुका है। जबकि एक रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2022 में पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार $6 बिलियन से नीचे गिर गया, जो पिछले 8 सालों में सबसे कम है। यही नहीं, पाकिस्तान की आर्थिक हालत ऐसी है कि वहां की सरकार को वॉशिंगटन स्थित अपने दूतावास को गिरवी रखना पड़ा। पाकिस्तान को वित्त वर्ष 2023 तक $33 बिलियन का कर्ज चुकाना है, लेकिन IMF ने अगर सितंबर तक पाकिस्तान को बेलआउट पैकेज की दूसरी किश्त नहीं दी तो मुल्क डिफॉल्टर लिस्ट में डाल दिया जाएगा। उससे अगली बात यह है, IMF का जो पैसे हैं वो IMF वाले बिल्कुल सो गए हैं, क्योंकि उनके तो यहाँ पे हॉलीडेज हैं।
आपको इमरजेंसी है, उनको इमरजेंसी नहीं है। उन्होंने कहा कि हम मार्च में आपसे बात करेंगे। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक पिछले साल दिसंबर में रिकॉर्ड 24.5% महंगाई दर देखी गई, जो इस साल और ज्यादा बढ़ेगी। जबकि संयुक्त राष्ट्र विकास एजेंसी ने जिनेवा में कहा कि बाढ़ से प्रभावित 33 मिलियन लोगों में से 9 मिलियन यानी 90 लाख लोगों पर गरीबी का संकट मंडरा रहा है। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान का हाल कुछ ही दिनों में श्रीलंका जैसा हो जाएगा। पाकिस्तान की सेना और आतंकी संगठन तहरीके तालिबान के बीच जंग तेज हो गई। पाकिस्तान के टॉप नेताओं को मारने की धमकी देने के बाद पाक फौज ने जवाबी कार्रवाई की है और पश्चिमी बॉर्डर पर एक ऑपरेशन चलाकर टीटीपी के 11 आतंकवादियों को मार गिराया। जानकारी के मुताबिक इस हमले में टीटीपी का कमांडर हाफिजुल्लाह तोरे भी मारा गया, जबकि इस ऑपरेशन में बड़ी मात्रा में हथियार और खाने पीने का सामान बरामद किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का वाना जनूबी वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई को कामयाबी से नाकाम बना दिया गया। फायरिंग के तबादले में 2 खुदकुश हमलावरों समेत 11 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। इत्तलात ये आ रही हैं दहशतगर्द कमांडर हफीजुल्लाह भी इसमें मारा गया है। इससे पहले मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर आई थी कि टीटीपी के गढ़ सलाला गोश्ता शहर में पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने गुरुवार तड़के पहला हवाई हमला किया। वहीं दिन के 11 बजे दूसरे हमले को अंजाम दिया गया। हालांकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरकारों ने इसके बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की। हालांकि इसी तनाव के बीच पाकिस्तान की सरकार ने तालिबान से बातचीत की बात भी कही। The political leadership seems to be sending a bit of a mixed signal, but they're clear on at least one point agenda that talks did not seem to yield results. Therefore, now is the time for action. लेकिन सवाल ये है कि क्या जवाबी कार्रवाई से तालिबान रुक जाएगा? शायद नहीं, क्योंकि अफगानिस्तान के बाद अब उसकी नजर पाकिस्तान पर है।